देखिए अगर हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, अभी अभी आपने पढ़ा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपने देख लिया यहाँ पर। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, EB अपॉन में एटॉमिक नंबर। अब एक बात बताइएगा, ई वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, एटॉमिक मास नंबर जितना ज़्यादा होगा, बाइंडिंग एनर्जी उतना ही पर न्यूक्लियन क्या होगी, उतनी ही कम होगी, क्योंकि डिवाइड करेंगे ज़्यादा से तो कम में ना मिलेगा। नीचे जितना ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी उतना ही कम, क्योंकि क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सही है ना। तो पहले जो एटम, जिस एटम की, एक बात और है कि अगर कोई एटम है बाइंडिंग एनर्जी, एक बात और, खाली बाइंडिंग एनर्जी की बात करें, पर न्यूक्लियन की बात छोड़ दीजिए, अगर खाली बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी अगर एटॉमिक नंबर कम है तो बाइंडिंग एनर्जी भी कम होगी। अब सुनना का है, मास डिफेक्ट कम आता है। अब सुन लो कैसे, अगर हाइड्रोजन हीलियम ये सब ले लें, छोटे छोटे एटम ले लें जिसमें कि बहुत एक कम न्यूक्लियॉन्स है ना, बहुत ही कम नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, तो उसके मास में बहुत कम डिफरेंस आता है, बोलिए ना, उसके मास में बहुत कम डिफरेंस आएगा, क्योंकि हम बताए हैं लोअर एटॉमिक नंबर वाले इलेक्ट्रॉन एटम में, लोअर एटॉमिक नंबर वाले एटम में न्यूट्रॉनों की संख्या लगभग उतनी होती है जितने कि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कह दूं कि हायर एटॉमिक नंबर, देखिए जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि क्लोरीन ले लीजिए, क्लोरीन कितना 17, 70 गुना 34 होना चाहिए, लेकिन 35 होता है, बोलिए ना 35 होता है। क्लोरीन अगर ले लें 17 है, इसका एटॉमिक नंबर तो 35 दशमलव कुछ होता है, हाँ, तो ई ज़्यादा है ना, इससे दुगुना से भी ज़्यादा है, तो ई ज़्यादा आया कैसे पहले बताइए। तो इसका मतलब ई प्रोटॉन है और इसमें न्यूट्रॉन एक ज़्यादा है कि नहीं, बताइए ज़्यादा है कि नहीं, तो न्यूट्रॉन ज़्यादा है। तो जब जैसे जैसे मास ज़्यादा होता है एटम का, तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों कंपेरिजन में ज़्यादा बढ़ता है, रैपिडली उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज़्यादा तेजी से बढ़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो हैवी एटम्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन के कंपेरिजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस को मास प्रोवाइड करते हैं, वो मास पार्टिकल ज़्यादा मास देता है न्यूक्लियस को, ठीक है ना। तो बताइएगा, तो अगर छोटे जो एटम है जिसका एटॉमिक नंबर कम है, उसके लिए ये जो ये बाइंडिंग एनर्जी वो भी क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना, वो बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। लेकिन 30 से ऊपर, लगभग 30 क्या 35 के आसपास होगा, 30 से ऊपर और 170 एटॉमिक नंबर के आसपास, एटॉमिक नंबर के आसपास के जो एलिमेंट है उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी लगभग सेम होती है। ग्राफ प्लॉट किया होगा, देख लीजिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक लेकर लगभग सेम है कि नहीं, ग्राफ में एनसीईआरटी बुक में दिया है ना, देखिए ग्राफ में सेम है ना, यहाँ से यहाँ तक देखिए यहाँ से इधर से ये देखिए, ये 25 हो गया, 25 के बाद कितना, यही 28-30 के आसपास आएगा, 30 के बाद कहाँ तक 170 के आसपास। देखिए एनर्जी क्या है, लगभग कांस्टेंट है, उसके बाद देखिए फिर घटने लगी है। अब काहे एनर्जी घटी, ये भी बात सुनिएगा। जब एटम की साइज आप कहेंगे कि पहले तो इतना दूर तक लगभग कांस्टेंट है, इसके पहले जब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, देख लीजिए एनर्जी बढ़ रही है। अरे बेटा इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दीजिए, तो दीजिए, दिखा देते हैं। अच्छा आइए, इसका अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए, मास नंबर है और बाइंडिंग एनर्जी में, तो ये मान लीजिए मास नंबर है, ए लिख दूं, ये बाइंडिंग एनर्जी को ई भी लिख दूं। अब बताइए अगर मैं इसमें ग्राफ प्लॉट करूं, तो जब इसका जो एटम है जिनकी साइज बहुत छोटी है, तो उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी देखिए, ई जो है एटॉमिक नंबर बहुत ही कम है, तो उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी भी कम है, देख लीजिएगा ये कम है। लेकिन जैसे ही एटॉमिक नंबर और बढ़ता है तो बाइंडिंग एनर्जी और ऊपर बढ़ती है। बोलिए हाइड्रोजन के लिए लगभग इधर ही होगा ग्राफ, इधर ही होगा, हीलियम के लिए और ऊपर होगा, लिथियम के लिए ऐसे करके होगा ना। तो ऐसे ग्राफ ऐसे बनते जा रहा है, लेकिन इधर ऊपर जा करके मान लीजिए यहाँ पर, हाँ यहाँ मान लीजिए 25 है, यहाँ मान लीजिए 50 है, यहाँ मान लीजिए कितना 75, यहाँ 100, 100, बहुत तेज है तो 150, और उसके बाद 175, ऐसे ही जा आगे तक, ठीक। अब बताइएगा इधर लगभग आकर के कितना पर, लगभग यहाँ से इसके आसपास से लगभग 30 के आसपास से जो बाइंडिंग एनर्जी है वो लगभग कांस्टेंट है ना, सभी एटम के लिए लगभग कांस्टेंट है। लेकिन कहाँ तक, 170 के आसपास तक, मतलब इधर तक के लिए कांस्टेंट है। फिर उसके बाद देखिएगा तो ऐसे घटने लग रही है ना, बाइंडिंग एनर्जी घटने लग रही है। काहे, अभी सुनना, एटॉमिक नंबर बेटा, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है पहले, तो देखो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है, क्यों, अरे उसके न्यूक्लियस में अभी बताया है कि अगर नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक मास नंबर बढ़ेगा, तो एटॉमिक मास नंबर बढ़ने की वजह से उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है,
न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, तो अब प्रैक्टिकली जो वैल्यू देखेंगे न्यूट्रॉनों का और प्रोटॉनों का मास जोड़ने पर, और जो एक्चुअल मास है उसमें ज़्यादा डिफरेंस आएगा। ज़्यादा डिफरेंस आएगा तो बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि वही तो E=mc² से वही मास जो डिफेक्ट है वही तो क्या बनता है, बाइंडिंग एनर्जी बनता है। तो इसलिए, लेकिन अब कहें कि तब यही काम आगे भी तो होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये देखा गया प्रैक्टिकली कि लगभग 30 से लेकर के लगभग 30 से 170 के आसपास के एटम के लिए, एटॉमिक नंबर वाले एटम के लिए या एलिमेंट के लिए बाइंडिंग एनर्जी लगभग कांस्टेंट थी या इक्वल थी लगभग, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर और ज़्यादा एटॉमिक नंबर बढ़ाते हैं तो फिर बाइंडिंग एनर्जी जो है घटने लगती है। अब सुने क्यों। एटॉमिक नंबर जब बढ़ेगा बेटा तो एटम के न्यूक्लियस की साइज भी तो बढ़ेगी, न्यूक्लियस की साइज बढ़ेगी तो जो न्यूट्रॉन पहले जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन पास पास थे वो साइज बड़ी हो गई तो वो थोड़ा दूर दूर भी तो होंगे। तो अब आपको मैंने बताया कि बाइंडिंग एनर्जी जो है, ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो कब काम करती है, जब पार्टिकल कितना हो 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में हो, मतलब बहुत ही पास पास हो। बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो बहुत ही शॉर्ट रेंज की होती है। तो अगर जो एक बताओ, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो होती है, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो होती है बेटा, ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगता है, प्रोटॉन और क्या बचा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगता है। ये नहीं है कि केवल प्रोटॉन है, केवल न्यूट्रॉन है, केवल प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, सबके बीच लगता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो बहुत ही पास होने चाहिए। लेकिन अगर इससे दूर हो गए तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिव हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो न्यूक्लियर, इसके कहेंगे सर जब इतना क्लोज में है तब का इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं लग रहा है, तब भी लग रहा है लेकिन बहुत कम है। जैसे अगर मैं कह दूं उतना दूर से अगर लाइट का फ्लैश जलाऊं तो यहाँ पर पता नहीं चल पाएगा, उसका लाइट बहुत कम रहेगा, बोलिए ना। लेकिन बोलिए कि बल्ब की वजह से यहाँ पर अगर फ्लैश जलाऊं लाइट फोन का तो यहाँ पर दूर से जलाऊं तो यहाँ पर बहुत कम उसकी इंटेंसिटी होगी, लेकिन यहीं पर आके फ्लैश जलाऊं तो बोलिए उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी कि नहीं। तो जब पास रहेगा तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, तो इफेक्टिव होगा। तो ऐसे ही जब ये अगर न्यूक्लियॉन्स इसके रेंज में है या इतना पास पास है तो इनके बीच, अगर इतना पास पास है तो इनके बीच में कौन फोर्स काम करता है, बोलिए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी या न्यूक्लियर फोर्स भी सीख कहते हैं, आगे न्यूक्लियर फोर्स ही पढ़ाएंगे। तो न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, वही उसको बांधे रखे हैं, ठीक। लेकिन जब वो इतना से अगर दूर हो गए, इतना से दूर हो गए, ऐसा आपने एटम चूज कर लिया जिसकी साइज बहुत बड़ी है, तो जिसकी साइज बहुत बड़ी है तो उसके लिए एटॉमिक मास ज़्यादा होगा, एटॉमिक मास ज़्यादा होगा तो उसके जो पार्टिकल हैं वो दूर दूर होंगे, न्यूक्लियॉन्स जो होंगे, न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होंगे वो दूर दूर होंगे। तो जब दूर दूर होंगे, एक बड़ा सा एटम ले लिए, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन वोटॉन जो है जो पास पास है इसमें तो ठीक है, इतना दूर तक तो लग रहा है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी या न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। लेकिन जैसे ही इसके दूर वाला प्रोटॉन होगा तो उसके बीच में कौन फोर्स लगने लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है, रिपेल करता है। तो अरे ये एटम का न्यूक्लियस अनस्टेबल तब होने लगेगा ना, तो जितना स्टेबल था उतना स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो इसलिए जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी घटने लगती है, क्योंकि एटम क्या होता है, कम स्टेबल होता है। इसीलिए आप पढ़े होंगे कि 82 पीबी लेड बेटा सीसा, 82 के ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी लगभग अनस्टेबल हैं। इसीलिए तो वो सब क्या रेडियो एक्टिव होते हैं, पढ़े ना, थोरियम 90, यूरेनियम 92, पढ़े ना ये सब, तब तो अनस्टेबल होते हैं, रेडियो एक्टिव। उसमें अल्फा बीटा गामा रेज निकलते रहते हैं, उसका हमेशा न्यूक्लियस उसका अनस्टेबल है और उसका टाइम ड्यूरेशन छोटा रहता है। हाँ, टाइम ड्यूरेशन, और वो फाइनली वो सभी के सभी फिर पीबी ही बन जाते हैं, लेड बन के फिर रुक जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। इतनी बात सुना है कि नहीं। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, स्टार्टिंग में पहले बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ती है, लेकिन लगभग 30 से 170 के बीच में बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ऐसा एटम या एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 30 से 170 के आसपास है, इसके बीच में है लगभग, तो उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी लगभग क्या होती है, सेम होती है सभी एटम के लिए। लेकिन और ज़्यादा अगर एटॉमिक नंबर लेते हैं तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी फिर धीरे धीरे घटने लगती है। ना सुनाया।